हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले पाठ पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम उपापचय, पोषण, पोषण के प्रकार इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे। पादपों में पोषण कैसे होता है, पहले पौधों में, उसके बाद फिर अगले वीडियो में जंतुओं में। तो यहाँ पे पौधों में पोषण की बात करते हैं। तो पौधों में पोषण के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। तो पहले हम उस अंग के बारे में बात कर लेते हैं, तब जाके पौधों के पोषण की बात करते हैं। तो अंग का नाम है स्टोमेटा, से हिंदी में कहते हैं पर्णरंध्र और अंग्रेजी में स्टोमेटा। पर्ण यानी पत्ती, रंध्र में छेद, यानी पत्तियों में हल्के हल्के महीन महीन छेद होते हैं, जिन छेदों कहते हैं स्टोमेटा। इसका चित्र कुछ ऐसा होता है, ये स्टोमेटा है। तो जो बीच का होल दिख रहा है इसी को कहते हैं स्टोमेटा। फिर किनारे किनारे जो ये दो सेम के बीच के आकार की कोशिकाएं हैं, इन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। इनके अलावा अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जिनको सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। उनका कोई खास यूज यहाँ पे नहीं है, लेकिन होती हैं कोशिकाएं, जैसे ऐसे दिखा देते हैं इस तरह से, ये सहायक कोशिकाएं। अब जो रक्षक कोशिकाएं हैं इन्हीं पर होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही पौधों का चूल्हा है जिन पे खाना बनता है, क्लोरोफिल। तो पर्णरंध्र क्या है, जैसे कि मान लीजिए पत्ती है, तो पत्तियों पे हल्के हल्के महीन महीन छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों कहते हैं स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है ये दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन रक्षक कोशिकाओं पर अनेकों क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं और रक्षक कोशिकाओं को बाहर से सहायक कोशिकाएं घेरे रहती है। तो स्टोमेटा का काम ये होता है कि जिसे ये जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं। दिन में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और रात में ऑक्सीजन स्वयं ग्रहण करते हैं। तो दिन में तो पौधे CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और रात में उल्टा करते हैं। रात में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो रात में पेड़ के नीचे सोना बहुत ही खतरनाक काम होता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं गैसीय विनिमय में होता है, क्योंकि CO2 जाती है, से कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसे इसी होल के थ्रू अंदर जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस बनी है इसी होल के थ्रू बाहर आएगी। ये काम दिन में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी होती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये स्टोमेटा खुल जाते हैं। और रात में जब सूर्य नहीं होता है, यानी सूर्य अस्त होता है, तो उस समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, दिन में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए भी, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो ये दो कारण हैं। तो ये तो है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं या अन्य जंतु हैं, उनके शरीर में अलग तरह के तंत्र हैं। कहीं पोषण के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र होते हैं, लेकिन पौधों में ये स्टोमेटा ही बहुत सारे काम करता है। अब कैसे कैसे काम करता है वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे स्टोमेटा क्लियर हो गया है। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे से होल होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू गैसें आती है और जाती है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण, यानी पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पादपों में जो पोषण होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हमको पढ़ना क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड है, एक है फोटो यानी प्रकाश, और सिंथेसिस मींस संश्लेषण यानी निर्माण करना। तो जब भी कहीं पे संश्लेषण शब्द मिले विज्ञान में, इसका मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है वहां पे। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि
सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण। तो सिंपल सी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अच्छे से अगर पढ़ना है तो उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से हमने मान लेते थोड़ी देर के लिए कि एक पेड़ है, इसकी जड़ें हैं, ऐसे टाइप के हैं। अब एक पत्ती हम बाहर निकाल लेते हैं। अब अभी जो पत्ती है, इस पत्ती पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल। अब इसी पत्ती पे खाना बनना है। अब वो जैसे मान लीजिए सूरज है, अब सूरज से सूरज की रोशनी इसी आएगी और जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्रॉस करके अंदर क्लोरोफिल में पहुंच जाएगी। और क्लोरोफिल तो अंदर है। और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी आएगी इसी स्टोमेटा से घुसकर अंदर क्लोरोफिल पे पहुंच जाएगी। अब नीचे जड़ों में पानी है, अब जल जो है, अब यहाँ पर दाब लगता है, दाब लगने से जो जाइलम होते हैं, वो जाइलम जल को और खनिज लवणों को ऊपर ले जाते हैं। तो जाइलम जो जल है इसे लेकर आते हैं, पत्तियों में देते हैं। तो पृथ्वी से जल आ गया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी के स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाओं पे क्लोरोफिल है। तो खाना बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए राशन, एक चाहिए पानी। तो राशन का काम करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का काम पानी करेगी। बाकी चूल्हा वाला काम क्लोरोफिल करता है और आग वाला काम सूर्य का प्रकाश करता है, ये मान लीजिए। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे में होता है, शैवाल में होता है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में पृथ्वी से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में सह उत्पाद के रूप में जल तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब इसी बात को हम एक अभिक्रिया के थ्रू देखेंगे। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्लस 12 अणु जल के। तो ये याद रखेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे डबल जल लिया जाता है। फिर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और क्लोरोफिल। अब इससे रिएक्शन होगी तो बनेगा ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6H2O, 6 अणु जल के प्लस 6O2 यानी 6 अणु ऑक्सीजन गैस के। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण देखें तो कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 है, तो 12 ये, 6 दूनी 12 ये। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 12 12 24 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। तो पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसी में सब कुछ दिख रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, सह उत्पाद के रूप में जल तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो ये लोग जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी ही ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे 6 अणु है और यहाँ पे 6 अणु, लेकिन जितना जल लेते हैं उसका आधा ही जल निकालते हैं, क्योंकि आधा जल ये स्वयं यूज करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो कि दिख रही है। ये तो सिंपल सा मान लो हो गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। लेकिन अगर लांग में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि बताइए, तो लांग के लिए हमें और आगे बातें पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, इसके अंतर्गत 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया
और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब समझ गए हैं, प्रकाशिक यानी प्रकाश जहाँ पे हो। तो मतलब कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, वह प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आते हैं, बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की। तो प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, उसे कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो पहली बात दोनों में आ गई कि सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में और ये अनुपस्थिति में, इसके हम अंतर भी इसी में क्लियर कर देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे कार्य हो रहा है और यहाँ पे अनुपस्थिति में कार्य हो रहा है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, यानी सीधी सी बात है, काम दिन में होना और ये काम रात में। अब कहाँ पर होता है? क्योंकि देखिए खाना बनता है पत्तियों में, तो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में खाना बनता है। तो क्लोरोफिल होता है हरित लवक। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, हरित लवक से मान लिया हरित लवक है। अब हरित लवक जो होता है उसके अंदर ऐसी पटलिका होती है, पटलिका पे ऐसी ऐसी प्लेटें रखी होती है, इन प्लेटों कहते हैं ग्रैना। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है, द्रव पदार्थ, उसे कहते हैं स्टोमा। तो यहाँ पे सारा काम तो हरित लवक पे ही होता है, यानी क्लोरोफिल पे होता है। तो जो ग्रैना है, यानी जो क्लोरोफिल का ग्रैना है, इस ग्रैना पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो स्टोमा है इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो तीसरा अंतर ये हो गया कि ये ग्रैना पर होती है और ये स्ट्रोमा में होती है। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पौधे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और साथ में जल लेते हैं। अब जो इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं यानी उससे क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा आती है। तो जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक। तो ये कार्य होता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा जब हरित लवक को प्रवेश करती है तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और भी उस काम उसके अलावा होते हैं। अब जो जल है, तो जो जल है, जल दो चीजों में, क्योंकि जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जल है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो ये भी याद रखेंगे इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि, इसके दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और ग्रहण किया गया जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग टूट जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ। ये तो मान लीजिए जल था। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज बनाती है। और ग्लूकोज बनाती कैसे? क्योंकि देखिए मान लिया यहाँ पे हमें 6 CO2 लेते हैं, 6, तो 6 कार्बन ये हो गए, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो कम, हाइड्रोजन चाहिए। तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ से लेगी, वो इसी जल से हाइड्रोजन लेती है। यानी कि जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तो खुद का है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है इससे जल से, क्योंकि जब जल टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। क्योंकि जब अलग ही नहीं होगा तो मिले कैसा? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज बना लेता है। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो रसायन विज्ञान पढ़ेंगे 2 क्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया में क्या हुआ, ये तो मान हमने अंतर बता दिया कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता, पर मेन काम क्या हो रहा है कि जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को जब ग्रहण करता है तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो जल होता है, जल का अपघटन होता है और जल का अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है।
फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये उस जल के अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके अपचयित हो जाता है, और अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि पौधों का भोजन होता है। यानी कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, क्योंकि हम लोग परपोषी हैं और पौधे स्वपोषी हैं। तो इस प्रकार से पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में कि प्रकाशिक अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रहण में होती है। अब प्रकाशिक अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं सिर्फ 12 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करते हैं। तो 24 घंटे इनका प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है। तो इस 24 घंटे के दौरान पौधे जब दिन में हरित लवक के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट करते हैं, जो ऊर्जा होती है, दो रूप में होती है। इसमें एक होता है एटीपी और एक होता है NADPH+। आगे जब श्वसन पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में बताएंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनती है तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा इस रूप में होती है एटीपी और NADPH के रूप में। फिर जल अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है, और जल के अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और ग्लूकोज बनता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। जब लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो ऐसे बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा टॉपिक और है, अमीबा में पोषण। इसको इसमें क्लियर कर देते हैं, छोटा टॉपिक है। बाकी इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम मानव का पोषण। तो अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा, जैसा कि जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यानी अमीबा का पूरा जो शरीर है वो एक ही कोशिका से बना हुआ है। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब कि कोई नियमित नहीं, यानी अनियमित आकार का होता है। अमीबा का जो शरीर है, इसकी कोशिका है, एक ही कोशिका ही होती है। तो एक कोशिकीय जीव है, जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतु है। तो पहले ये समझ लीजिए, तो मान लीजिए पोषण बता रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि पोषण के लिए क्या क्या होता है। कोई भी जीव का पोषण हो तो पोषण में 5 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, क्योंकि जंतु जो मानव पढ़ेंगे उसमें ये होगा अंतर्ग्रहण। फिर होता है पाचन, दूसरा काम। तीसरा होता है अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण। पांचवा होता है बहिक्षेपण। ये जो 5 स्टेप है यही अमीबा में है, यही हम लोगों में भी होते हैं, अन्य जानवरों में भी यही 5 स्टेप होते हैं पोषण के दौरान। तो जैसे कि पहला काम क्या, अंतर ग्रहण, यानी अंदर ग्रहण करना। अब अमीबा को खाना खाना है। अमीबा के पास मुंह नहीं होता है, ये जो देखने को बोलते हैं कूटपाद, यानी एक प्रकार से आभासी पैर, जो कि रियल पैर भी नहीं। तो जब अमीबा को भूख लगती है, देखता है यहाँ कहीं भोजन है, तो वो अंतर्ग्रह की तैयारी करता है। इसके लिए क्या करता है, उसके जो कूटपाद है वो एक जाल बिछाएंगे उसको खाना को पकड़ने के लिए। तो जो खाना को यही जाल बिछाएंगे, अगली बार क्या किए, ऐसे टाइप का है। अब ये खाना को अपने आप फंसा के, इसके जो कूटपाद है, ये खाना को फंसा लिए पूरी तरह। अब खाना यही फंस गया तो बाहर से जाल बन गया। और इस प्रकार से अगले स्टेप में क्या हुआ, कि जो खाना है ये आ गया अंदर, हमारी तो केंद्रक है, तो यहाँ पे आ गया खाना। तो यहाँ पे एक रसधानी होती है, जो कि इसको हम खाद्य धानी भी कहते हैं। जो खाद्य धानी बन जाती है, इस खाद्य धानी में खाना इकट्ठा होता है। तो ये तो हो गया अंतर्ग्रहण। तो अमीबा क्या करता है, अपने कूटपादों के सहायता से भोजन के कणों को फंसाकर अपनी रसधानी में खींच लेता है। ये हो गया अंतर्ग्रहण। अब आता है पाचन। अब खाया तो खाने के बाद खाना का पचना भी जरूरी है, तो इसके अंदर खाना पचेगा। और जब खाना पच जाएगा तो पोषण पढ़ रहे हैं, जानते हैं पोषण का मकसद क्या होता है, कि ऊर्जा मिले, हम ऊर्जा का यूज करें ताकि शरीर की वृद्धि विकास हो। अब जब खाना पचेगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी,
तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब कि ऊर्जा को ग्रहित करना। अब जिस अंग को आवश्यकता है, अब ऊर्जा उसको उस अंग तक मतलब ऊर्जा को पहुंचाया जाएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। फिर स्वांगीकरण, जब ऊर्जा आवश्यक अंगों तक पहुंच गई तो ऊर्जा अपना काम करेगी, यानी जहां पर जरूरत है वहां पर वृद्धि करेगी, विकास करेगी, जो भी क्रियाकलाप है ऊर्जा के वो करेगी, तो वो होता है स्वांगीकरण। लेकिन जो खाना नहीं पचा या जो अनावश्यक है वो तो शरीर के अंदर रहना चाहिए, उसे शरीर से बाहर निकालना है। तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बाद में क्या करता है कि उन्हीं कूटपात की सहायता से उस भोजन को बाहर ढकेल देगा, निकाल देगा, तो हो जाता है बहिक्षेपण। तो 5 स्टेप होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, जिसके दौरान भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। फिर पाचन, फिर पाचन तंत्र में खाना पचता है, जैसे मन का पाचन तंत्र नहीं है, जोफिन का सिस्टम है, तो खाना पच जाता है। फिर तीसरा अवशोषण, जब खाना पचेगा तो पचने के बाद उससे ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को आवश्यक अंगों तक पहुंचाया जाएगा, ये अवशोषण है। फिर स्वांगीकरण, जब आवश्यक अंगों तक ऊर्जा पहुंच गई तो ऊर्जा अपना काम करना शुरू करेगी, यानी कि शरीर में कहीं पर टूट फूट है उसकी मरम्मत करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी, शरीर की वृद्धि होगी, विकास होगा, ये सारा जो भी काम होगा सबका सब स्वांगीकरण के अंतर्गत आता है। अंत में बहुक्षेपण, अब पाचन के दौरान जो खाना नहीं पच पाया था उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये होता है बहिक्षेपण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंजेशन, अंतर्ग्रहण को, पाचन को डाइजेशन, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन और बहिक्षेपण को इजेशन। तो ये 5 स्टेप में पोषण होता है। तो ये है अमीबा का पोषण। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम मानव में पोषण पढ़ेंगे।